गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज का हमारा जो विषय रहेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और टॉपिक का नाम है चुनाव आयोग, जिसको निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। चलो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, जैसे आप देख रहे हैं अगर डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक बैनर, और ये बैनर है सनराइज़ इंस्टीट्यूट के नाम से है। साथियों, ये अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, सनराइज़ भिवानी के अंदर आपने स्थापित किया है। और ये सनराइज़ इंस्टीट्यूट के अंदर ये हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि ऑफलाइन बैच लेकर आ रही है आपके लिए। और अगले आने वाले 1 तारीख जो होगी 1 जून, इस 1 जून को सीटी का दूसरा बैच शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी एक स्पेशल बैच शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, बीके सर जो हैं ये शनिवार और रविवार को इनकी मैराथन क्लास 3-3, 4-4 घंटे की ऑफलाइन क्लास में रहती है, सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक। ये हमारी पूरी की पूरी टीम है। गिरजा मैडम जो है ये एमडी हैं, पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही हैं इस इंस्टीट्यूट को। दीक्षा मैडम साइंस करवाने का काम कर रही हैं। कमलम अंकल हमारे जो है पूरे मैनेजमेंट के अंदर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। डिसिप्लिन में रखने का इनका बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये सुमन मैम है, हिंदी करवाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से हिंदी करवाने का काम करती हैं। और हिंदी भी बहुत एग्ज़ाम के अंदर, जैसे सीटी में बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर हिंदी पूछी जाती है। अमित सर हैं जो जी करवाने का काम करते हैं, जीके मैं भी कराता हूं, अमित सर भी करवाते हैं। कोई सेक्शन बांट के जीके करवाने का काम किया जाता है। महेश सर इंग्लिश करवाते, बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश करवाने का काम करते हैं। एसएससी की इंग्लिश भी हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर करवाई जा रही। कई गलते हैं जी हमें तो सीटी के लिए इंग्लिश करनी है, एसएससी की इंग्लिश नहीं हो पाती, तो एसएससी के लिए भी जिसने एमटीएस का फॉर्म भरा हो, और दिल्ली पुलिस के भी अभी हेड कांस्टेबल के अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। और ये है त्रिलोक सर, मैथ के बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन अध्यापक हैं। ये इंग्लिश की मैम है, सुमन मिलन मैम है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की संजय लाखनसन है, रीजनिंग करवाते हैं। और रीजनिंग के अपने पास एक और टीचर भी है, सुनील सर जो है वो भी रीजनिंग करवाने का काम करते हैं। रोहित सर कंप्यूटर करवाते हैं, कंप्यूटर भी हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन का आएगा, कांस्टेबल वाला पेपर जो होगा उसमें। हरियाणा पुलिस का जो दूसरा पेपर होगा सीटी के बाद, उसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर 1-1, 2-2, 4-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते ही आते हैं। बहुत मेहनत करके पूरी की पूरी टीम सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं। और कोशिश है कि आपको जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने में ये पूरी की पूरी सनराइज़ की टीम जो है ये आपके लिए अच्छा काम करेगी। तो साथियों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और भी देख लिए साथियों, इस नाम को पूरे हरियाणा का हर विद्यार्थी जानता होगा। ये हरियाणा के अंदर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक जिस भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ाया है, उसका कंप्यूटर जैसे का तैसा पढ़ाया, वैसे का वैसा पेपर में देखने को आज तक मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लाभ सिंह नैन सर की। तो लाभ सिंह नैन हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भिवानी में ऑफलाइन सेमिनार के लिए आ रहे हैं। और इनका ऑफलाइन सेमिनार जो रहेगा भिवानी में, अपनी एकेडमी है सनराइज़ एकेडमी, सनराइज़ इंस्टीट्यूट है, सनराइज़ कोचिंग संस्थान है, उसमें 27 मई को इनका ऑफलाइन सेमिनार रहेगा। कोई भी भाई बहन जो लाइब्रेरी में पढ़ता हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हो, वो ज़रूर से ज़रूर इस के अंदर ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 घंटे में आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, किसी अन्य संस्थान में भी आपको शायद नहीं पढ़ने को मिला होगा। तो लाभ सिंह नैन का स्वागत करते हैं सनराइज़ इंस्टीट्यूट के अंदर कि लाभ सिंह नैन सर जो हैं 27 मई को जो हैं वो इस सनराइज़ इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सेमिनार के लिए आए हैं। आप सभी का निमंत्रण है, आप सभी उस दिन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। सेमिनार 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा और सभी को आना है, ज़रूर से ज़रूर आना है। साथियों, ये कॉन्टैक्ट नंबर शायद आपको नहीं दिखाई देता होगा यहाँ से, हाँ, क्योंकि पट्टी चल रही है तो आपको पट्टी के ऊपर ज़रूर दिखाई दे रहा है 720 611 30 66। दूसरा नंबर है 720 611 50 66। इस पे आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं। भिवानी के अंदर अपना इंस्टीट्यूट जो है वो पुराना बस स्टैंड पर है। कई साथी बोल देते हैं पुराना बस स्टैंड पे हमें मिला नहीं या देखा नहीं। पुराना बस स्टैंड से जो कोर्ट की तरफ गली जाती है, उस कोर्ट रोड के ऊपर ही जो कमला भवन से पहले दूसरे नंबर की गली है, उसी के अंदर आपको दूर से ही बोर्ड दिखाई दे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आज जो हम शुरुआत करते हैं जिस टॉपिक की, जिस विषय
कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर एग्जाम की दृष्टि से। और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मुझे जितनी चीज़ों का ज्ञान है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी बात आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। चाहे आप एचसीएस की तैयारी करते होंगे तो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि एचसीएस के पेपर के अंदर जो सिनेरियो चेंज हो चुका है क्वेश्चन पूछने का, उस क्वेश्चन को भी लगभग कोशिश करेंगे कवर करवाने की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे बहुत सारे साथियों को नए फैक्ट भी ज़रूर मिलेंगे और नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और भाई बिना कहे शेयर ज़रूर कर देना, मैं बार बार शेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। चलो आज की टॉपिक जो हमारा है वो है निर्वाचन आयोग। साथियों इसी निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। निर्वाचन आयोग, इस निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है, चुनाव आयोग। और इसको इंग्लिश में बोल देंगे इलेक्शन कमीशन। क्या कह देंगे? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कहें, चुनाव आयोग कहें, निर्वाचन आयोग कहें, एक ही बात है। साथियों निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोग है, ये संविधान के किस भाग में दे रखा है? तो इस संविधान के भाग 15 में दे रखा है। इस भाग 15 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, भाग 15। इस भाग 15 में दे रखा है। किन अनुच्छेदों में दे रखा है? तो अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग की शुरुआत है और अनुच्छेद 329 तक, इनके बीच के सभी अनुच्छेदों चुनाव आयोग से संबंधित ही बातों का उल्लेख है। तो चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है। किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 224 से लेकर 229 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। अब धीरे धीरे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट के रूप में भी आपके मिलेंगी और बहुत सारी कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। और किताब के अंदर क्या दे रखा, संविधान में क्या दे रखा, आपको उस डिफरेंस का भी आज पता जरूर से ज़रूर चल जाएगा। चलो साथियों आगे बात करते हैं हम। जो ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग कब अस्तित्व में आया था? हमारा चुनाव आयोग जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों चुनाव आयोग जो है ये 25 जनवरी और साल था 1950 को, 25 जनवरी 1950 को ये चुनाव आयोग अस्तित्व के अंदर आया था। और चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है और प्रत्येक साल ही मनाया जाता है। क्या ये शुरुआत से मनाया जाने लगा 1950 से? नहीं, ये मनाया जाने लगा है 2011 से। 2011 से प्रत्येक साल 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा जो ये चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 से शुरू होता है। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। पार्सली संविधान को लागू किया गया था। जिस तारीख को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ उस तारीख को संविधान में 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। क्या उन 16 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 324 का उल्लेख था कहीं? जी हाँ, अनुच्छेद 324 उस दिन 16 अनुच्छेद में था। तो अनुच्छेद 324 भी इन 16 अनुच्छेदों के अंदर लागू था। उस 16 अनुच्छेद में 324 भी अनुच्छेद शामिल था। तो हम कह सकते हैं जिस तारीख को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ उसी तारीख को अनुच्छेद 324 भी लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब 1950 को जब लागू हुआ भारत का संविधान पूर्ण रूप से, तो उस दिन जितने भी बचे हुए अनुच्छेद थे सभी अनुच्छेदों को मिलाकर कुल अनुच्छेद हो गए थे 395। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो थे वो थे, और आज भी मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान में आज के दिन भी 395 अनुच्छेद हैं
और जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से उस दिन 16 थे, और 26 जनवरी 1950 को भी 395 थे। लेकिन आज क्या है, उनके सब पार्ट हो के वो लगभग 450 से 484 के आसपास जा चुके हैं। हमें इतनी बात जरूर जान ली है। अब चुनाव आयोग 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जो चुनाव आयोग है इसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर क्या है ये एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। तो चुनाव आयोग जो है इसके बारे में नोट बना के लिख लेना, 1950 जो है 1950 ये चुनाव आयोग जो है इसका टोल फ्री नंबर है। क्या है? टोल फ्री नंबर है। तो चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर कितना है? 1950। चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर जो है 1950 है। अब ये 1950 तो टोल फ्री नंबर हो गया। हमारा जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग शुरुआत में जब स्थापित किया गया था, अस्तित्व में आया था, गठन हुआ था जब इसका, तो उस समय ये एक सदस्यीय संस्था थी। हमारा चुनाव आयोग क्या था? एक सदस्यीय संस्था थी। इस चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था, तो ये एक सदस्यीय संस्था थी। क्या थी? एक सदस्यीय संस्था थी। लेकिन एक समिति बनी थी और उस समिति का नाम है वीएम तारकुंडे। वीएम तारकुंडे। वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति बना दी और समिति को नाम दिया गया तारकुंडे समिति। तो वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में, इनकी क्या कर दी? अध्यक्षता में एक समिति बना दी, और समिति बना दी, और जो भी समिति बनाई उस समिति का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया। समिति का नाम था तारकुंडे समिति। कौन सी समिति थी? तारकुंडे समिति। इस तारकुंडे समिति ने किया क्या? और लिख लेना, 1975 के अंदर ये समिति बनी थी। 1975 में तारकुंडे समिति बनी थी, और इस तारकुंडे समिति ने सिफारिश कर दी। किस बात की सिफारिश कर दी? चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था नहीं, इसको बहुसदस्यीय संस्था होना चाहिए। एक सदस्य से ज़्यादा सदस्य इसके अंदर होने चाहिए। तो 1975 में इसने कहा कि ये बहुसदस्यीय संस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बहुसदस्यीय संस्था जो है वो होनी चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश को माना जरूर गया था, लेकिन बहुत समय बाद माना गया था। चलो कोई बात नहीं, बाद की बात है तो भी कोई नहीं। 1989 में 1989 के अंदर इस समिति की सिफारिश ने, कौन सी समिति की सिफारिश ने? तारकुंडे समिति की सिफारिश से चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग पहली बार क्या बना है? चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बना है। पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बना है। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करो, या सीईटी के अंदर भी आ जाएंगे वो सारी चीज़ें। सीईटी की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, हरियाणा के अंदर एचसीएस की तैयारी करो, किसी भी राज्य के अंदर पीसीएस की तैयारी करो, सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने का काम भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बना था, वो साल था 1989। एक से अधिक सदस्य उसके अंदर बना दिए गए। लेकिन हुआ क्या? 1990 का जब साल आया, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश द्वारा क्या कर दिया गया? इस चुनाव आयोग को वापस एक सदस्यीय संस्था बना दिया। चुनाव आयोग को क्या कर दिया? वापस का मतलब है पुनः, वापस क्या कर दिया? एक सदस्यीय संस्था बना दिया। बड़ी मुश्किल से ये सदस्यीय संस्था एक से तो बहुसदस्यीय संस्था बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल एक ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था हो जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग 1990 में क्या हो गया? पुनः एक सदस्यीय संस्था हो गया। क्या और कोई समिति बनी थी इसके बाद जिसने इसको सिफारिश किया कि ना भाई गलत हो गया, इसको तो वापस बहुसदस्यीय संस्था बना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 1991 में चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में
एक समिति बना दी, एक और कमेटी बना दी, एक और समिति बना दी और उस समिति को नाम दिया गया गोस्वामी समिति। कौन सी समिति थी? गोस्वामी समिति का गठन कर दिया। तो गोस्वामी समिति जो है ये बनी थी 1991 के अंदर चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए, चुनाव संबंधित समस्या जो आ गई थी उनके लिए जांच के लिए एक समिति बना दी और समिति को नाम दिया गया दिनेश गोस्वामी के नाम से गोस्वामी समिति। इस समिति ने दोबारी सिफारिश की कि चुनाव आयोग दोबारी से बहुसदस्यीय संस्था हो जाना चाहिए। चुनाव जो पहले एक सदस्यीय था, बाद में उसको बहुसदस्यीय बना दिया, उसको बाद में दोबारी फिर एक सदस्यीय बना दिया। एक सदस्य होने के बाद अब दोबारी से उसने कहा ना ये तो बहुसदस्यीय संस्था होनी चाहिए, तो दोबारी बहुसदस्यीय संस्था बनी थी। कब बनी थी? हाँ चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। 1993 में इस समिति, कौन सी समिति? गोस्वामी समिति। 1993 में इस समिति की सिफारिश, कई बार सिफारिश को अनुशंसा भी लिख दिया जाता है, रिपोर्ट भी कर दिया जाता है, प्रतिवेदन भी कह दिया जाता है। तो सिफारिश के आधार पर इसको क्या कर दिया? पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। क्या कर दिया? पुनः बहुसदस्यीय क्या बना दिया? संस्था बना दिया। अब बहुत अच्छा काम हो गया भाई, बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। बहुसदस्यीय का मतलब है एक से ज़्यादा उसमें सदस्य होंगे। अब एक से ज़्यादा कितने सदस्य होंगे? तो वर्तमान के अनुसार एक इसके अंदर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, न्यायाधीश नहीं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त। साथियों एक नई बात आपको ज़रूर पता चलेगी, मेरे बहुत सारे साथी कह देते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जब डायरेक्ट यहाँ सब सामने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो उस कह देते हैं जी अन्य दो होंगे। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ अन्य दो होंगे। ये दो कहाँ लिखा हुआ है? जब कानून बनाया गया था ना इसके ऊपर, तो उन कानूनों में लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ। अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे ये तय करेगा भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। और राष्ट्रपति जी ने ये तय कर दिया कि वर्तमान में कितने होंगे? ये दो होंगे। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त दो होंगे। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनमें इस बात का जिक्र है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे इस बात का उल्लेख नहीं कर रखा। ये तो जब संसदीय कानून बने हैं, नियम और प्रक्रिया बनी है, उनमें इस बात का उल्लेख कर रखा है। तो हमारा चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, फिर बहुसदस्यीय बना, फिर से एक सदस्यीय बन गया और चौथी बार पुनः बहुसदस्यीय संस्था बन गया। और 1993 से लेकर आज 2022 तक क्या है? ये बहुसदस्यीय संस्था के रूप में ही काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त जो होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी क्या योग्यता होगी। तो आपको जानकर ताजुब होगा ये बात कि किताब में जो बात लिखी होती है वो बात शायद कभी कभी सारी संपूर्ण नहीं होती, अधूरी बात भी लिखी मिलती है। आपको अधूरी बात जानने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पेपर वाले के पास क्या क्वेश्चन आएंगे इस बात की हमें नहीं पता। हम केवल ये कर सकते हैं कि हमारी मनसा ये होनी चाहिए, अब जो चीज़ संविधान में लिखी हुई हमें उन बातों का पता होना चाहिए, व्यवहार में जो चीज़ें हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई हमें उन बातों का पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्वेश्चन की पूछने की प्रवृत्ति बदल चुकी है, नेचर बदल चुका है। गलत कथन को छाटिए, निम्न में से सही कथन को छाटिए, मिलान करने वाले भी कथन आ जाते हैं। तो इस बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। योग्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में योग्यता जो है ये उल्लेखित नहीं है। आप कहेंगे गजब की बात कर रहे हो सर आप तो। हाँ भाई गजब की कर रहे हैं, नहीं है, क्योंकि गजब की बात करने के लिए तो आपका टाइम ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और ऑफलाइन क्लास में भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत नई नई जानकारी आपके सामने आएंगी। संविधान में उल्लेखित नहीं है कि इनकी योग्यता क्या होगी, तो फिर कहाँ निर्धारित की गई है? तो निर्धारित की गई है संसद कानून बनाकर निर्धारित करेगी। क्या करेगी? संसद कानून बनाकर क्या करेगी? इनकी योग्यता जो है वो योग्यता का क्या कर देगी? निर्धारण कर लेगी। और हमारी संसद ने कानून भी बनाया है। कानून बनाने के बाद व्यवहार के अंदर जो इनकी योग्यता है, व्यवहार में उस योग्यता का मैं जिक्र कर रहा हूँ। व्यवहार में जो योग्यता है वो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं,
अखिल भारतीय सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को, सेवाओं के क्या अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, अधिकारियों को इस पद पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना मैंने शब्द लिखा है नियुक्त किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट किया जाएगा तो कौन होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी होना चाहिए, केंद्रीय सेवाओं का अधिकारी होना चाहिए, सेंट्रल जो सर्विस हैं इनका अधिकारी होना चाहिए। हम सीधा सीधा शॉर्टकट में समझ सकते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी जो होगा वहीं इस पद पर जा सकता है। संविधान में योग्यता नहीं लिखी हुई, आपको ये बात जानकर बड़ा ताजुब सा लगाओ यार, आज तक तो हम योग्यता पढ़ रहे हैं, संविधान में नहीं, वो संसदीय प्रक्रिया नियम कानूनों के अंदर है। और संसदीय कानून क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के जितने भी अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, वहीं इस पद के ऊपर जा सकते हैं। अब मैंने जिक्र किया यहाँ एक शब्द नियुक्त किया जाता, अपॉइंट किया जाता है, तो इसका नियुक्त कौन करता है। अब आप कहेंगे जी कमाल की बात करते हैं, आपने तो एक नई बात और बता दी। बिल्कुल बता दे भाई, नई बात बताने के लिए आपके साथ आ जाए हैं, और नई नई बात मिलने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी बातें लगे तो शेयर जरूर कर देना भाई, बाकी मैं कुछ नहीं कहता, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आपने आज तक पढ़ी थी, क्या चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और किस भाई ने बहन ने पहले पढ़ भी रखा होगा तो उसका अच्छे से रिवीजन जरूर हो रहा है, बेफालतू की बातें नहीं है। इनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त कौन करता है ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो आप फिर कहेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, गजब हो गया भाई साहब, हाँ भाई हो गया गजब, संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। अच्छा इसका भी उल्लेख नहीं संविधान में, बिल्कुल नहीं है भाई, संविधान में उल्लेख नहीं है। तो संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर अपॉइंट कौन करता है और किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए भी हमें एक बात को जानना होगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर कौन अपॉइंट करता है, तो इनको नियुक्त करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। और नियुक्त करने का काम किसको है, देश के प्रथम नागरिक को है, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी को है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को है। तो राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। नियुक्त करेंगे तो किसको नियुक्त करेंगे, जो मंत्री परिषद सलाह देगा, मंत्री परिषद जो नाम भेजेगा उसी नाम को ये क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। क्या इस संदर्भ में कोई कॉलेजियम सिस्टम वगैरह है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली नहीं है, ये कॉलेजियम जो है ये सिस्टम नहीं है, तो कॉलेजियम नहीं है इनकी नियुक्ति के संदर्भ में, इस बात को भी ध्यान रखना। क्योंकि हरियाणा के अंदर आने वाले समय में HCS का पेपर भी होना है और CET का पेपर भी होना है। बहुत सारे साथियों के लिए CET का पेपर ही HCS के बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने HCS भर ही नहीं रखा। HCS का पेपर हो, CET का पेपर हो, UPSC का पेपर हो, PCS का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का पेपर हो, सभी पेपर में मन लगा के पढ़ना है। जो चीज़ आ जाएंगी वो फिर अपनी ठीक होने चाहिए, सरकारी नौकरी का संयोग बनते बनते और बन ही जाएगा। फिर चलो अगली बात करते हैं। अगर ये अपॉइंट कर तो दिया, अब इसको अपॉइंट कर दिया, मंत्री परिषद ने सलाह दे दी, कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं था। कॉलेजियम का मतलब होता है विचार विमर्श करने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, वो कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या इसका कोई कार्यकाल है क्या। आप कहीं से गजब की बात कर दी, हमने तो पढ़ रखा कार्यकाल, हमने तो अभी पढ़ा था, कुछ समय पहले ही पढ़ा था, हमें तो बार बार पढ़ा है। तो कॉलेजियम के बारे में आपको पता है नहीं है, कार्यकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे भाई गजब बात कर दी भाई, ये चीज़ तो हमें पता नहीं था, पेपर में आ जाएगा निम्न में से संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। तब आप जानेंगे संविधान पढ़ना कितना ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना भी, एक रेफरेंस बुक जरूर होनी जरूर चाहिए, मना नहीं करता मैं, लेकिन संविधान में क्या बात लिखी हुई है इस बात का भी हमें भली भांति जानना चाहिए। पेपर वाला कह देगा निम्न में से कौन सी शब्दावली संविधान में नहीं दे रखी, किसकी योग्यता संविधान में नहीं दे रखी, किसका कार्यकाल संविधान में नहीं दे रखा, तो हमें उन सभी पदाधिकारियों के बारे में पता होना चाहिए जिनका कार्यकाल संविधान में दे रखा है, जिनका संविधान में नहीं दे रखा, दोनों ही प्रकार की बातें होनी चाहिए। तो संविधान में उल्लेख नहीं है, गजब की बात आ गई भाई, ये भी संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है।
गजब गजब की बातें आज होती जा रही हैं, नहीं है। और बहुत सारे फैक्ट आएंगे, उसके बाद कंसेप्ट भी बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी नई बात भी आपको मिलेंगी। अभी तो 1-1.5 घंटा अपनी क्लास और चलने वाली है। कार्यकाल संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहार के अंदर कार्यकाल कितना है? तो व्यवहार में कार्यकाल जो है, व्यवहार में कार्यकाल है या तो 6 वर्ष पद पर रहते हुए हो जाए या फिर 65 वर्ष उम्र हो जाए। 65 वर्ष जो है सेवानिवृत्ति की आयु, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये है। या तो पद पर रहते हुए 65 साल उनके हो जाए या पद पर रहते हुए 6 साल पूरे हो जाए। व्यवहार में यह संविधान में उल्लेख नहीं है, क्योंकि संविधान में उल्लेख होता तो अगले 2-3 प्रश्न बताऊंगा मैं, उन प्रश्नों के ऊपर फिर कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट होना ही होना था, संविधान का उल्लंघन होना था। संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये बात संविधान में लिखी तो नहीं है। जब कार्यकाल का पता चल गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए अब इनको शपथ कौन दिलाता है। तो साथियों, शपथ जो इनको अपॉइंट करेगा, तो शपथ कौन दिलाने का काम करेगा? तो राष्ट्रपति जी ही इनको शपथ दिलाने का क्या कर देंगे? काम करवा देंगे। तो आपने इतनी सारी बातें जरूर जान ली हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये सारी बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारी बातें, 1-1.5 घंटा और बात चलेगी इसी टॉपिक पर। अभी तो कुछ फैक्चुअल बातें जान रहे हैं, कंसेप्ट तो अभी अधूरा है। क्लास तो अभी बहुत लंबी चलने वाली मेरे साथियों। चलो आगे बात करते हैं। क्या ये पद से हटाए जा सकते हैं? क्या निर्वाचन आयुक्त जो है पद से हटाए जा सकते हैं? तो निर्वाचन आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त, तो निर्वाचन आयुक्त पद से हटाए जा सकते हैं। अब इस निर्वाचन आयुक्त का मतलब तो ये हो गया, इसमें मुख्य लगा देंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाएगा, मुख्य लगा देंगे आगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो इसको हटाया जा सकता है, कौन सी विधि होनी चाहिए? वही विधि होनी चाहिए जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी विधि से इनको भी हटाया जाता है। और मेरे सभी साथी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हमारी संसद हटाती है, लोकसभा भी हटा सकती है, राज्यसभा भी हटा सकती है। लोकसभा हटाएगी तो 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा हटाएगी तो 50 सदस्यों के द्वारा क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा अगर प्रस्ताव लेके आएगी इनको हटाने के लिए तो 100 सदस्य होने चाहिए लोकसभा के, वो प्रस्ताव लेके आएंगे। अगर राज्यसभा लेके आ रही है प्रस्ताव तो राज्यसभा के 50 सदस्य जो हैं वो प्रस्ताव लेके आएंगे। ऐसी सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार उनके पद से हटाया जाता है। तो हटाने के लिए संसद जो है ये प्रस्ताव लेके आती है। अब मुख्य के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, वर्तमान के अंदर 2 है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसा हटाया जाएगा? अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से विचार विमर्श या सलाह लेनी पड़ेगी या उनकी सहमति से हटाया जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनसे पूछना पड़ेगा और इनसे पूछने के बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको हटाने का काम जो है वो किया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हमारी संसद हटाएगी, यानी संसद न्यायाधीशों को हटाती है तो उनको भी उसी आधार पर हटाया जाएगा। और अन्य को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जब क्या करना पड़ेगा? जरूर से जरूर आपको पूछना पड़ेगा। साथियों एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और 2009 के अंदर 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनका नाम था गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी थे, गोपाल स्वामी। और साथियों एन गोपाल स्वामी जो थी ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और एन गोपाल स्वामी ने मुख्य के अलावा अन्य जो नाम थे उन अन्य में एक नाम था नवीन चावला। कौन नाम था? नवीन चावला। इनकी भी 1-2 किताब पेपर के अंदर पूछी गई हैं। नवीन चावला अन्य निर्वाचन आयुक्त था और इस नवीन चावला को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। तो ऐसा राष्ट्रपति को क्या लिखा था? पत्र लिखा था। तो राष्ट्रपति को पत्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राष्ट्रपति को गोपाल स्वामी ने पत्र लिखा था अगर नवीन चावला का आप उनके पद से हटा दीजिए। 2009 का आपको बहुत पता होना चाहिए, मुद्दा उस समय आया था। चलो साथियों अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं और बहुत सारे फैक्ट आएंगे। फैक्ट में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? भारत का
पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? बहुत सारे साथी जरूर बता देंगे, पढ़ रखा होगा सुकुमार सेन। कार्य नहीं पढ़ा होगा, कार्यकाल नहीं पढ़ा होगा इनका, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। ये सुकुमार सेन जो हैं ये भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना था। ये बना था तो इन्होंने 8 साल 8 वर्ष और 9 महीने 9 माह इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम किया था। ये पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। सबसे ज़्यादा कार्यकाल में इनका नाम भी आ जाता है। मैंने नहीं कहा कि सर्वाधिक इन्हीं का था। दूसरा कौन बना था? दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना था। दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और आपको दूसरे का नाम जरूर से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, यही सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचन आयुक्त रहा था। दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, उसका नाम था सुकुमार सेन और के सुंदरम, कल्याण सुंदरम जो हैं, के सुंदरम जो है कल्याण सुंदरम, ये थे। ये 8 वर्ष रहे थे अपने पद पर, और 8 वर्ष के साथ साथ 9 महीने या 9 माह रहे थे, और 10 दिन भी इन्होंने काम किया था। तो 8 वर्ष 9 महीने 10 दिन इन्होंने काम किया था। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन दोनों का ही है। दोनों में से भी पूछा जाए किसका, तो कल्याण सुंदरम का, के सुंदरम का कार्यकाल दोनों में से ज़्यादा लंबा है। ये 10 दिन ज़्यादा रहे थे, शिवकुमार सेन से पद पर रहे थे। तो 8 वर्ष 9 महीने 10 दिन रहे। इसका मतलब जो 6 साल और 65 वर्ष वो तो व्यवहार के अंदर है, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है इस बात का। और जब संविधान में उल्लेख नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया, 6 साल से ज़्यादा समय तक रह गए, क्योंकि संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये तो बस व्यवहार में रखा जाता 6 साल। क्या कोई महिला भी, क्या कोई महिला भी जो है, क्या कोई महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या कोई महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है? तो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है, जिसका नाम था वी.एस. रमा देवी। क्या है? वी.एस. रमा देवी। रमा देवी कहें या इंग्लिश में रामा देवी बोल दे भाई, एक ही बात होगी। वी.एस. रमा देवी पहली महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली है, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी राज्यसभा के अंदर क्या बन चुकी है, महासचिव का भी काम कर चुकी हैं, राज्यसभा में महासचिव। एक नाम बहुत बड़ा नाम है, सभी ने उस नाम को पढ़ रखा हो कहीं ना कहीं। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति, जज बनने वाला का जिक्र नहीं कर रहा, अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति। जज तो पहला कौन बना था? जज पहला बना था बी.एन. राव। अध्यक्ष दूसरा बना था, अध्यक्ष बना था और नागेंद्र सिंह। तो नागेंद्र सिंह जो हैं, नागेंद्र सिंह, आपने नागेंद्र सिंह या नागेंद्र राव पढ़ा होगा, दोनों ही ठीक है। नागेंद्र सिंह या नागेंद्र राव भी किताब के अंदर मिल जाता है। नागेंद्र सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिख दिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाला दूसरा, ध्यान से सुनना, जज बनने वाला दूसरा, जज कौन सा नंबर का बना था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज दूसरा बना था। अध्यक्ष कौन से नंबर का बना था भारत की तरफ से? तो अध्यक्ष बना था ये पहला। तो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर आज तक 4 आदमी जज बने हैं। एक का नाम बी.एन. राव है, एक का नाम, दूसरे का नाम ये नागेंद्र सिंह है, और तीसरे व्यक्ति का नाम रघुनंदन पाठक है, आर.एस. पाठक बोलते जिनको। और तीसरा जो, चौथा जो नाम है वो आज के दिन भी है, जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी। तो जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी आज के दिन क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत की तरफ से जज हैं। जज बनने वाला पहला व्यक्ति बी.एन. राव था, लेकिन बी.एन. राव जज बना था, अध्यक्ष नहीं बना था। दूसरा जज बना था नागेंद्र सिंह, और जज के साथ साथ अध्यक्ष बन गया था। अध्यक्ष बनने वाला दूसरा व्यक्ति हो गया है ये। चलो आगे बात करते हैं फिर चुनाव आयोग के बारे में।
चुनाव आयोग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 324 के अंदर। और क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, एक तो राष्ट्रपति एक राज्यपाल, इनको क्या करेंगे? चुनाव जब भी करवाए जाएंगे उसके संदर्भ में प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाएंगे, प्रशासनिक तंत्र जो है ये उपलब्ध करवाएंगे। तो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जो है चुनाव आयोग को प्रशासनिक तंत्र यानी प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और राष्ट्रपति भी करेगा, राज्यों के अंदर राज्यपाल भी करेगा, वो ये काम करते हैं। अनुच्छेद 324 में साफ साफ लिखा हुआ है। वर्तमान का हमारा जो चुनाव आयोग है वर्तमान, तो वर्तमान चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एक मुख्य हो गया, 2 अन्य हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य हम दोनों बात करेंगे, मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मैं दोनों ही नाम लिखवाऊंगा, आज के दिन भी और आज से 10 दिन पहले थे उनका नाम भी वर्तमान के अंदर लिख लेंगे। वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज के दिन कौन है? तो सुशील चंद्रा का नाम जरूर लिखेंगे, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो हैं ये 15 मई से पहले थे, 15 मई से पहले, तो 15 मई से पहले ये थे। जब 15 मई से पहले ये थे तो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, 2 निर्वाचन आयुक्त अन्य हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था राजीव कुमार, एक का नाम राजीव कुमार था और एक का नाम था अनूप चंद्र पांडे। कौन था? अनूप चंद्र पांडे। अब अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये दूसरा अन्य निर्वाचन आयुक्त में हो गया। अब सुशील चंद्रा जो है 15 मई से इनका अवकाश पूरा हो चुका है, अवकाश ग्रहण कर लिया है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब 15 मई से जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार, ये राजीव कुमार जो हैं ये 15 मई से, राजीव कुमार 15 मई से, तो राजीव कुमार 15 मई से क्या हो चुके हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। अब अनूप चंद्र पांडे एकमात्र अन्य निर्वाचन आयुक्त है, दूसरा पद जो है वो दूसरा अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका पद अभी हाल फिलहाल में खाली है, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर 3 ही सदस्य होंगे, एक मुख्य 2 अन्य। तो मुख्य तो राजीव कुमार हो गया, अन्य में एक नाम अनूप चंद्र पांडे है, दूसरा पद अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि राजीव कुमार अन्य में था तो ये तो मुख्य बन गया सीनियरिटी में और अब इनका नाम बच गया है। और इसके साथ एक नाम और भी आएगा, करंट का एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना, जब भी आएगा मैं भी बता दूंगा, अखबार भी बता देंगे, न्यूज़ वाले भी बता देंगे, टीचर भी बता देंगे, साथ ही बता देंगे आपको। चलो आगे बात करते हैं। जो ये चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं? चुनाव आयोग को अच्छा एक आध साथी जब ऑफलाइन क्लास होती है, सामने बैठ के डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पूछ ले जिनको कुछ वेतन भी दिया जाता है क्या? हाँ भाई, बिना वेतन तो कौन काम करेगा, वेतन तो सबको लिए दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं है, लेकिन फ्री में काम नहीं करता, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन दिए जा रहे हैं 4 लाख रुपये, तो वेतन तो कहीं ना कहीं उनको दिया ही जाएगा। तो इनको भी वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज जितना वेतन लेगा उतना वेतन इनको दे दिया जाएगा। मुख्य को मुख्य के बराबर, अन्य को अन्य के बराबर दे दिया जाएगा। कुछ साथी अगर दिक्कत आ रही हो तो भाई, अगर ये दिक्कत है कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, तो एक एक चीज को मैं दोबारा दिखा भी देता हूं आपको। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगला पेज के ऊपर फिर से देख लेना, ये चीज़ हमने यहाँ भी पढ़ी थी। उसके बाद अगले पेज पर देख लेना, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ देख लेना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक पेज और भी हमने पढ़ लिया है, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली है। इसके अलावा एक पेज और भी आ जाएगा, हमने ये पेज भी पढ़ लिया है। इसके अलावा और कोई पेज शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो नया पेज ले लेते हैं कि पढ़ लिया है। चलो नया पेज आ गया है,
नया पेज आ गया तो नए पेज से शुरुआत कर लेते हैं। चुनाव आयोग जो है इसके कार्य क्या है चुनाव आयोग के, तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, इसके कार्य क्या हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य तो इसका है निर्वाचन संबंधी कार्य। क्या है? निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य। और निर्वाचन संबंधी कार्य के अंदर सबसे पहला कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करवाना। क्या? सदस्यों का चुनाव करवाना जो है वो इनका कार्य है। सदस्यों का चुनाव करवाना क्या है? एक मिनट भाई, एसी ऑन कर देते हैं। चुनाव करवाना क्या है? चुनाव करवाना भी इनका कार्य है। तो ये चुनाव करवाने का काम भी ये करते हैं, चुनाव करवाने का काम भी इन्हीं का है। नंबर 2 चीज़ लिखें इसी के अंदर, छोटे वाला 2 लिख दिया मैंने, ये वाला 2, दूसरा पॉइंट छोटा लगा दिया। ये छोटा लगाने का मतलब क्या है? इनका काम है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट जो है, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना भी किसका काम है? ये भी इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का काम है। तीसरा काम इनका क्या है? तो तीसरा काम इनका है चुनाव के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना। चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना, अधिसूचना जारी करना वो भी इनका काम है। अधिसूचना जारी करने का ही काम है। चौथा काम क्या हो जाएगा? आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता। अच्छा, संहिता यहाँ आएगा ना, इसको हटा देना। आदर्श आचार संहिता जो है, आदर्श आचार संहिता लागू करना, वो भी इसी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का काम है। अच्छा, आदर्श संहिता आखिर होती क्या है? आदर्श संहिता का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होगा। आदर्श संहिता को कहा जाता है चुनाव के संदर्भ में जो भी रूल रेगुलेशन जारी किए जाते हैं, उन रूल रेगुलेशन के सेट को कहा जाता है आचार संहिता कहा जाता है। अच्छा, भारत में आचार संहिता कब लागू हुई थी? पहली बार, पहली बार आदर्श आचार संहिता जो है ये पहली बार लागू हुई थी 1971 के चुनाव के अंदर। 1971 के चुनाव में चुनाव को सही तरीके से करवाना, इसका आचार संहिता लागू करना है। और आचार संहिता जो है ये लागू की जाती है तो कम से कम कितने दिन पहले लागू की जाएगी और अधिकतम कितने दिन पहले लागू कर सकते हैं? तो कम से कम लागू की जाएगी वो होगा 30 दिन। कम से कम 30 दिन पहले तो आपको लागू करनी ही करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम अधिकतम कितने दिन पहले लागू कर सकते हैं? तो अधिकतम लागू कर सकते हैं वो है 90 दिन जो है, 90 दिन अधिकतम जो है वो 90 दिन पहले लागू कर सकते हैं। 30 और 90 दिन के बीच में 60 दिन, 70 दिन, 45 दिन, 55 दिन, 62 दिन कभी भी बीच के अंदर लागू कर दे, लेकिन 90 से ज़्यादा दिन पहले नहीं लगाई जा सकती और 30 दिन से कम समय रह जाएगा तो भी नहीं लगाई जाएगी। 30 और 90 के बीच में ही लगाना पड़ेगा आपको आदर्श आचार संहिता लगानी है। अच्छा, आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन कर दे तो क्या होगा? आचार संहिता का अगर उल्लंघन कर भी दे कोई व्यक्ति तो उसको क्या है? उसकी सदस्यता तो सदस्यता क्या कर दी जाएगी? उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। हाँ भाई, खारिज कर दी जाएगी। चुनाव के ऊपर रोक लगाई जा सकती है।
चुनाव लड़ने पर या चुनाव पर रोक लगाई जा सकती है। और क्या किया जा सकता है, उसको चुनाव प्रचार करने के लिए रोका जा सकता है। जैसे बार बार आप आजकल भी नाम चल रहा नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी आपने जब भी चुनाव होते हैं तो कई बार सुना था, इनको 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर इनके ऊपर बैन लगा दिया। 48 घंटे 72 घंटे किसी अन्य के ऊपर 48 घंटे भी लगे, किसी पे 72 घंटे भी लगे हैं। और कई बार ऐसा होता है, कोई इसका मैं बात करता हूं, महाराष्ट्र के वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। इस उद्धव ठाकरे से पहले मुख्यमंत्री हुआ करता था देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस से पहले मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था अशोक चौहान। अशोक चौहान जब मुख्यमंत्री थे 5 साल उन्होंने ठीक काम किया। 5 साल बाद जब दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने पेड न्यूज चलवा दी थी, और पेड न्यूज चलवाना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो पेड न्यूज चलवा दी और चुनाव आयोग ने उनको अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी उनके ऊपर कि अगले 6 साल तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये चुनाव आयोग के कार्य हैं, चुनाव आयोग ये काम करता है। उसके बाद अगला काम क्या है, नंबर 2 काम है प्री सीमन लागू करना। और एक काम और भी लिख लेना यहाँ कार्य के अंदर, चुनाव पार्टियां जो हैं उनको मान्यता भी देना है, और चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी किसका कार्य है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए और चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हो जाए, तो चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हो जाए तो उस समस्या को सुलझाने का काम भी किसका है, चुनाव आयोग का है। ये पार्टी का किसी भी चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भी विवाद हो जाए आपस में अन्य पार्टियों के साथ, तो भी उसका सुलझेड़ा कौन करवाएगा, चुनाव आयोग ही करवाएगा। नंबर 2 है प्री सीमन करना। प्री सीमन करना, आप कहेंगे प्री सीमन तो वर्तमान में चर्चा में था। हाँ भाई चर्चा में था, मैंने कब माना किया, मैं तो हाँ भर रहा हूँ। हाँ प्री सीमन चर्चा में था, जम्मू कश्मीर का प्री सीमन वर्तमान में चर्चा में है। प्री सीमन को कहा जाता डिलिमिटेशन। तो प्री सीमन जो होता है, डिलिमिटेशन जो है, ये करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। अच्छा, इस प्री सीमन करना, इसका अर्थ क्या है, प्री सीमन का अर्थ क्या है? प्री सीमन का अर्थ होता है किसी राज्य के अंदर सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन व स्थानों का निर्धारण, सीटों का आवंटन व स्थानों का निर्धारण करना क्या कहलाता है, प्री सीमन कहलाता है। क्या प्री सीमन संविधान में उल्लेख कर रखा है? हाँ कर भी रखा और नहीं भी कर रखा। मैं आपसे बात करता हूँ, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, नोट बना के लिख लेना इसको। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 जो है, इस अनुच्छेद 82 के अंदर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी राज्य के अंदर सीटों का आवंटन और राज्य के अंदर स्थानों का निर्धारण करना, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो बात है, ये अर्थ है किसका, प्री सीमन का। तो प्री सीमन शब्द नहीं लिखा हुआ, प्री सीमन जो है ये प्री सीमन शब्द तो नहीं लिखा हुआ, प्री सीमन शब्द नहीं लिखा हुआ, प्री सीमन शब्द जो है ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन अर्थ जो है प्री सीमन का अर्थ है वो अर्थ संविधान के अंदर लिखा हुआ, अनुच्छेद 82 में भी लिखा हुआ है। प्री सीमन शब्द नहीं दे रखा, लेकिन प्री सीमन का जो अर्थ निकलता है वो संविधान में ठीक ठीक लिख रखा है अनुच्छेद 82 के अंदर। और क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 82 के बाद अनुच्छेद 170 में ये लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 82 में ये लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ेंगे तो, जब भी जनगणना हो जाएगी तो उस जनगणना के बाद स्थानों का आवंटन, सीटों का निर्धारण किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 170 के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। जब राज्य की जनगणना हो जाएगी, क्या राज्य की जनगणना हो जाएगी, राज्य की जनगणना हो जाएगी, राज्य की जनगणना हो जाएगी, तो स्थानों का निर्धारण या सीटों का निर्धारण कह सकते हैं, इसमें सीटों का आवंटन, बांटना, स्थानों का निर्धारण, जो सीटों का आवंटन, स्थानों का निर्धारण जो है ये किया जाएगा। ये भी अनुच्छेद 170 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद क्या कहता है, अगला पेज लेते हैं, भारतीय संविधान का। अच्छा, आप लिखना चाहें तो कहीं ना कहीं नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी भली भांति ले सकते हैं। मैंने आपके सामने से हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उम्मीद है लिख दिया होगा आपने। हटा सकता हूँ मैं अब, हाँ अगला पेज ले सकता हूँ अब आराम से। अच्छा, अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 327 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 327 में साफ साफ ये लिखा हुआ है। पहले तो अनुच्छेद 326 के ऊपर बात कर लेते हैं। अक्सर किताब भी धोखा दे जाती है, एग्जामिनर भी धोखा दे देता है। हम कुछ लगाते हैं, निशान कोई और लगाते हैं, ठप्पा कहीं और पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है हमने कुछ उत्तर मान लिया, एग्जामिनर कुछ उत्तर मान लेता है। 326 में जो वोट डालने का हमारा अधिकार जो है उस बात का उल्लेख है। थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूँगा उसके ऊपर वापिस। अनुच्छेद 327 के अंदर ये लिखा हुआ है, जनगणना जब हो जाएगी, जनगणना तो जनगणना जब हो जाएगी तो जनगणना होने जनगणना जब हो जाएगी और जब प्री सीमन कर लिया जाएगा, जब भी जनगणना हो जाएगी तो जब प्री सीमन कर लिया जाएगा, प्री सीमन, तो प्री सीमन करने के बाद जो मतदाता सूची बनाई जाएगी, मतदाता सूचियां बनाई जाएगी, तो उसके संदर्भ में विधि जो बनाई जाएगी, विधि, वो विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। कहने का मतलब ये है जब जनगणना हो चुकी है और जनगणना के बाद जब प्री सीमन किया जाएगा और वो प्री सीमन भी पूरा हो चुका है, अब मतदाता सूची बनाई जाएगी तो हमारी संसद कानून बना सकती है। संसद जो कानून बनाएगी वो अनुच्छेद 327 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ अनुच्छेद 328 की बात करते हैं। अनुच्छेद 328 में सेम बात कर रखी राज्य के लिए। जब जनगणना हो जाएगी, जब प्री सीमन हो जाएगा तो हमारा विधानमंडल, अगर संसद कानून नहीं बनाती है तो का जिक्र है, अगर संसद कानून नहीं बनाती है तो राज्य विधानमंडल क्या करेगा? राज्य विधानमंडल क्या कर देगा? राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा। राज्य विधानमंडल क्या करेगा? विधि बनाएगा। तो राज्य विधानमंडल क्या कर देगा? विधि बनाएगा। ये बात अनुच्छेद 328 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 329 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 329 आर्टिकल 329 329 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? जो प्री सीमन किया गया है, जो डिलिमिटेशन किया गया, प्री सीमन किया गया है, प्री सीमन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। प्री सीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये बात अनुच्छेद 329 में लिखा है। इसका मतलब जो मतदाता सूची बनी है, इस मतदाता सूची को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करेंगे। और जो भी स्थानों का निर्धारण किया गया है, सीटों का निर्धारण किया गया है, इस बात को भी आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। ना सीटों का निर्धारण और ना स्थानों का निर्धारण जो भी है, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्री सीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। प्री सीमन कर दिया तो कर दिया। हाल फिलहाल के अंदर चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय है तो मैं बात कर लेता हूं। जम्मू कश्मीर से संबंधित प्री सीमन हाल फिलहाल में किया गया है, और जम्मू कश्मीर के संबंध में जो प्री सीमन किया गया है, इस प्री सीमन की अध्यक्ष बनाई गई है। और प्री सीमन की अध्यक्ष जो बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है, महिला है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं, ये प्री सीमन की अध्यक्ष बनाए गए, जो जम्मू कश्मीर का था। और आज से 10-12 दिन पहले, 15 दिन भी हो गए होंगे, 15 दिन पहले इन्होंने क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर का प्री सीमन जो बना था वो दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा जो होगी, इस विधानसभा के लिए अगस्त के बाद विधानसभा अक्टूबर नवंबर तक चुनाव भी करवा दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा कार्य नहीं कर रही है। तो विधानसभा की सीटें 83 थी, अब इस 83 से बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी कर दी है? 90 कर दी है प्री सीमन के आधार पर। तो विपक्ष तो कह रहा था कि प्री सीमन गलत कर दिया, हम प्री सीमन को ये देखेंगे। प्री सीमन कर दिया तो कर दिया, प्री सीमन के बारे में कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार ने 83 से बढ़ाकर 7 और बढ़ा दी, कितनी कर दी है? 90 कर दी है। पीओ के हिस्से में कितनी है वो अभी छोड़
रखा है, इनके लिए चुनाव करवा दिया जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक करवा दिया जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन बना है, और परिसीमन बना है तो परिसीमन साथियों 1952 के अंदर 1952 में पहली बार 1952 में पहली बार भारत में परिसीमन का निर्धारण किया गया था। परिसीमन बनाया था 1952 के अंदर, परिसीमन बनाया था 1952 के अंदर। ये पहला परिसीमन था। इस पहले परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष था, पहले परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला परिसीमन आयोग 1952 के अंदर बना था। 1952 में जो पहला परिसीमन बना था, इस पहले परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? पहले परिसीमन आयोग का अध्यक्ष एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर जो है, इस एन चंद्रशेखर को पहले परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना था, उसके बाद 63 में, 73 में, 2002 में चौथी बार बना था। अब तक चौथी बार बना है। तो चौथा परिसीमन जो है, चौथा परिसीमन ही क्या है? अंतिम परिसीमन है। चौथा परिसीमन यही कौन सा है? अंतिम भी परिसीमन है, और ये बना है 2002 के अंदर, और इसमें जस्टिस कुलदीप सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह जो हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह जो हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चौथे परिसीमन आयोग के। और चौथा परिसीमन आयोग जो बना है, इस परिसीमन आयोग के अंदर एक चीज़ और भी नोट करके आप लिखना, परिसीमन आयोग में जो भी होगा अध्यक्ष जो होगा, परिसीमन आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा, ये पदेन सदस्य के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? पदेन सदस्य के रूप में काम करेगा। ये इसमें पदेन सदस्य के रूप में ये आएगा। इसके अंदर पद पर रहते हुए कोई दूसरा पद धारण करना पदेन कहलाता है। तो परिसीमन आयोग जो है, ये परिसीमन आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष क्या करेगा? पदेन बनेगा, और जो भी पदेन सदस्य होगा वो भारत का क्या रहेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। कौन रहेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक चीज देखना, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो इसमें पदेन सदस्य के रूप में काम करेगा। पदेन सदस्य होगा इस परिसीमन का पदेन सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज ही बनेगा, रिटायर्ड जज वही बनाया जाएगा। और जब ये परिसीमन का अध्यक्ष होगा तो परिसीमन जो भी सदस्य आएगा वो सदस्य कौन बनेगा? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन में पदेन सदस्य के रूप में काम करेगा। तो ये बात आप जरूर से जरूर जान लें। उसके बाद लिखना एक चीज, नोट बना के लिख लेना, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर और 2001 की जनगणना के आधार पर, ये दो क्वेश्चन हमसे पेपर वाला पूछता है। सीटों का आवंटन जो है उसके लिए जनगणना का आधार वर्ष क्या है, और जो निर्वाचन क्षेत्र है इसके लिए सीटों का निर्धारण, जो स्थानों का निर्धारण किया गया है, इसके लिए बताइए क्या है। तो सीटों का जो निर्धारण किया गया है, सीटों का आवंटन, उसके लिए 1971 सीटों का आवंटन जो है 1971 वो होगा। इसमें सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। और दूसरा रह जाता है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो भी निर्धारण किया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण के लिए आधार वर्ष क्या होगा? 2001 की जनगणना। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा भाई,
क्योंकि पट्टी चल रही है, मुझे ऊपर देखना पड़ता स्क्रीन पे। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा और सीटों का आवंटन जो है उसके लिए 1971 की जनगणना होगी। नोट बना के एक बात को और लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। 2026 तक, चलो अगले पेज पे लिखते हैं, 2026 तक यह परिवर्तन नहीं होगा। 2026 से पहले इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2026 के बाद परिवर्तन किया जाएगा तो 2031 में परिवर्तन किया जाएगा। चलो बाद की बात छोड़ो, 2026 तक परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद परिवर्तन होगा तो 2031 के अंदर परिवर्तन किया जाएगा। अच्छा, उसका तीसरा काम क्या है चुनाव आयोग का? ये तो हो चुका, चुनाव आयोग ने प्री सीमन भी कर दिया है और प्री सीमन कर दिया तो प्री सीमन जम्मू कश्मीर का अलग से किया गया है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? राजनीतिक पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टी जो होंगी को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक पार्टियों को क्या है? मान्यता प्रदान करना भी किसका काम है? ये भी इसी का काम है। वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। 8 क्या हैं? राष्ट्रीय दल हैं। और अगर देखा जाए तो 52 राज्य दल हैं। राज्य दल की संख्या कितनी है? तो राज्य दल 52 है। और अगर पूछ दिया जाए कि राजनीतिक दल भारत के अंदर कितने हैं? राजनीतिक पार्टियां जो हैं, पार्टियां का मतलब है राजनीतिक दल जो हैं, ये वर्तमान में भारत में कितने हैं? तो राजनीतिक दल तो भारत में लगभग 2700 के आसपास हैं। तो लगभग 2700 के आसपास है, ये लगभग में है 2700 के आसपास भारत में क्या है? वर्तमान में इतने राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। चलो, राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनको भी मान्यता देना किसका काम है? ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। लेकिन अगर कोई ये कह दे, चलो राजनीतिक पार्टियां भी देखेंगे इसके अंदर, क्या चुनाव आयोग की किसी संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कोई भूमिका है क्या? हाँ, बिल्कुल भूमिका है। अभी बात करते हैं, उनकी भूमिका है। उसके बाद बात करेंगे कि राष्ट्रीय दल जो हैं इनको दर्जा कैसे दिया जाता है, क्या क्या आधार होते हैं, राज्य दल का दर्जा कैसे दिया जाता है, क्या आधार उनका है, अगली बात देखेंगे। लेकिन एक बात थोड़ी सी और जान ले भी इसके अंदर, और क्या जान ले, वो बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? अनुच्छेद 102, हाँ भाई पढ़ा हुआ अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में कह रखा है संसद की सदस्यों की अयोग्यता, संसद के सदस्यों की अयोग्यता। और अनुच्छेद 103 में ये दे रखा है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, उन मुख्य निर्वाचन आयुक्त से क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श जरूर करना पड़ेगा। विचार विमर्श जो है ये जरूर करना पड़ेगा। अगर आप संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर रहे हैं, आधार उसके अलग अलग हो सकते हैं, उन किसी भी आधार पर अगर, लेकिन दल बदल को छोड़कर बाकी सभी को आधार जो होगा उनमें आपको मुख्य निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करना ही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं राज्य का विधानमंडल, तो अनुच्छेद 191 के अंदर इस बात का उल्लेख है और अनुच्छेद 191 और 192 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 191 में और अनुच्छेद 192 के अंदर इस बात का उल्लेख कर रखा है। 192 सेम वही बात है। विधानमंडल लिख लेना यहाँ, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है। अयोग्यता का उल्लेख है तो अयोग्यता समाप्त भी हो सकती है, उसके आधार का उल्लेख है। लेकिन जब भी अयोग्यता के आधार पर उनको किसी भी आधार पर उनको अयोग्य करार दिया जाएगा तो आपको निर्वाचन आयुक्त जो है, इन निर्वाचन आयुक्त से विचार विमर्श करना पड़ेगा। निर्वाचन आयुक्त से क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करना पड़ेगा। निर्वाचन आयुक्त से आपको क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करना पड़ेगा। भाई बहन तो ना गिरो। निर्वाचन आयोग से क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करना पड़ेगा। अब जो राजनीतिक दल हैं
राजनैतिक दल। दल के मान्यता प्राप्त, किन्हीं को मान्यता प्राप्त जो होते हैं, इसके मान्यता प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। तो आधार क्या क्या हैं, तो इन आधारों का उल्लेख देखते हैं। नंबर 1 लिखेंगे लोकसभा की कुल सीटों का 2%, ब्रैकेट में 11 जरूर कर लेना, 2% का मतलब वर्तमान में 11 ही माना जाता है, प्राप्त करने पर या फिर से नंबर 1 लिखना इसी के बारे में, लोकसभा की कुल सीटों का 6% प्राप्त करने पर, 6% प्राप्त करने पर, और ये भी है, ये 6 या 2% या 11 प्राप्त करने पर, और ये होनी चाहिए 4 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों से ये सीटें जो हैं ये होनी चाहिए। 6 सीटें प्राप्त करने पर भी लोकसभा की कुल सीटों का 6% भी अगर प्राप्त करेगा तो भी उनमें ये हो जाएगा। सीट तो 4% होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 4% सीट प्राप्त करने पर। या फिर क्या हो सकता है, या कुल वैध वोट जो हैं, वोटों का 6%, ऐसा है, कुल वैध वोटों का 6%। तो एक तो आधार ये होता है इसका, बाकी आधार क्या हो सकता है कि 4 राज्य जो हैं उनके अंदर राज्य दल का दर्जा प्राप्त होने पर, या भी करके दोबारा भी लिख सकते हैं, या करके 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने पर, 4 राज्यों में क्या है, राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने पर भी क्या हो सकता है, दर्जा दिया जा सकता है। चलो उसके बाद बात करते हैं, वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं, बड़े दल जो हैं, राष्ट्रीय दल जिनको कहा जाता है, राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। एक का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय, मैं सीधा शॉर्टकट में लिख दूं कांग्रेस, 1885 में बनी थी ये। दूसरा राजनीतिक दल कौन सा है, मार्क्सवादी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 के अंदर बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 1964 के अंदर ये बनी थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद है चौथा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर बनी थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद नंबर 5 है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है ये 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी थी। नंबर 6 पे हम कह सकते हैं, नंबर 6 के ऊपर कौन आ जाएगा, तृणमूल कांग्रेस आ जाएगी, तृणमूल कांग्रेस आ जाएगी, तृणमूल कांग्रेस। और ये तृणमूल कांग्रेस जो है, ये तृणमूल कांग्रेस 1998 के अंदर बनी थी, 1998 के अंदर। उसके बाद कह सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 7 पे कह सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ये 1999 के अंदर बनी थी, 1999 में बनी थी। एक पार्टी और है जिसको दर्जा 2013 में मिला था, और
पार्टी गठित 2013 में हुई थी और उसको दर्जा 2019 के अंदर मिला था। जो 8वीं पार्टी है पीए संगमा की पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको कहा जाता है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है 2013 में ये बनने का काम किया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, किताब जिसका चुनाव चिन्ह है, ये 2013 के अंदर बनी थी, लेकिन इसको दर्जा जो मिला था 2019 के अंदर मिला था, 8वें राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा मिला था। वर्तमान में राज्य दल जो हैं उनकी संख्या 52 हो जाएगी। तो राज्य दल के बारे में अगर चाहें तो राज्य दल भी देख लेते हैं। राज्य दल जो है, राज्य दल वर्तमान में राज्य दल कितने हैं, तो वर्तमान में राज्य दलों की संख्या कितनी है, राज्य दल वर्तमान के अंदर 52 राज्य दल हैं। और विधानसभा की कुल सीटों का 3%, विधानसभा में कुल सीटों का 3% प्राप्त करने पर, या तो 3% प्राप्त करने पर हो सकता है, या जो भी अधिक होगा इनमें से 3% भी हो सकता है, या तीन सीट भी होती है ना, 3 सीट, इनमें 3 सीट, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा, जो भी अधिक होगा, 3 सीटों में से जो भी अधिक, या तो कुल सीटों का विधानसभा का 3% हो या फिर 3 सीट हो, ये प्राप्त करने पर क्या हो जाएगा, उसको राज्य दल का दर्जा दिया जा सकता है। या वैध मतों का 6%, या फिर वैध मतों का क्या करना पड़ेगा, या फिर वैध मतों का 6% लेने पर, या तो ले लियो 6%, या फिर क्या हो जाएगा, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट पर, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त करने पर, या तो लोकसभा की जो प्रत्येक 25 सीट हैं इनमें से प्राप्त करने पर, या तो 25 सीट जो होंगी उन 25 सीटों पर से 1 सीट प्राप्त करने पर, तो भी इनको राज्य दल का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। तो ये इनके आधार है। तो इनके आधार हैं। एक आधार और भी पढ़ सकते हैं, विधानसभा, लोकसभा में कुल वैध मतों का 8% अगर प्राप्त कर लेंगे तो भी राज्य दल का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। वैध मतों का विधानसभा चुनाव जो है इनमें भी वैध मतों का अगर 8% प्राप्त कर लिया तो भी क्या दिया जा सकता है, उनको राज्य दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो राज्य दल वर्तमान के अंदर 52 है, ये बात भी आप ध्यान रखना, राज्य दल। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी और आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी जानी होंगी। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और कुछ एक समय के बाद लाइव क्लास भी डाल दी जाएगी। आप जब ये सनराइज इंस्टीट्यूट को नाम को देख रहे हैं तो भिवानी के अंदर अपने भाई बहन को या खुद भी आ सकते कोचिंग संस्थान के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का यहाँ काम किया जा रहा है और एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, ये हमारा भी सपना और आपका भी सपना है। दोनों मिलकर इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात बहुत सारी मेहनत करेंगे और पूरा का पूरा स्टाफ जो है सनराइज इंस्टीट्यूट का पूरा छात्रों के लिए डेडिकेटेड है। जो भी छात्र यहाँ मान लो क्लास के बाद भी रुकते हैं, बहुत सारे छात्र, और उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व की जाती है। किसी को मैथ की रीजनिंग, किसी को दिक्कत मैथ की आ गई, रीजनिंग की आ गई, किसी को जीएस में आ गई, किसी को साइंस में आ गई, किसी को फिर इंग्लिश के अंदर आ गई है। ये सारी चीज़ों का समाधान घर जाने से पहले करा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना भी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।